I hope you all are fit and fine. Welcome to the digital platform of Sri Karni Academy and EduTech. And I'm your economics educator Tanuja Rathore. So I hope you're doing well with your studies, and it's such a good platform to meet you all on a digital platform. So make the maximum use of this platform और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, because कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, right? सो विद दिस पॉजिटिव एटीट्यूड हम लोग हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 3, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड. राइट, लास्ट क्लास में हमने कुछ अजम्पशंस, कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड के. आज की जो क्लास है वो इंटरेस्टिंग है. हम लोग कुछ डिटेल में पढ़ेंगे. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास. बट आपको आज की क्लास में जो करना है वो क्या करना है, हम लोग एक बेस तैयार कर रहे हैं. बेस तैयार कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर समझने के लिए, ठीक है. बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो उसका एक बेस बन जाएगा, तो वो आपको उस चैप्टर को समझने में हेल्प करेगा. सो आपको ये जो टॉपिक्स है जो आज की क्लास में पार्ट 5 में है, उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए. इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. बट यही सेम चीज़ इन एन इलेबोरेटिव वे इट विल कम इन चैप्टर नंबर 4. सो ओके, सो आज की क्लास बहुत डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि ये बेस बनाएगी फोर्थ चैप्टर का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का. ठीक है, तो पहले जो कुछ टॉपिक्स हैं वो हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं. मतलब जनरल नॉलेज से आप क्या समझते हैं कि आपको जो इकोनॉमिक्स की जो डिटेलिंग है वो यहाँ पे समझ आएगी. ठीक है, इन डिटेल जो कॉन्सेप्ट है कि जो डिमांड कर्व है वो नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, या फिर हम एक कंज्यूमर जब प्राइसेस गिरती है तब वो डिमांड को क्यों बढ़ाता है, वाई. ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, उन्हीं का जवाब आज दिया जाएगा. ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर क्लास. बी प्रिपेयर्ड विथ योर नोटबुक, पेन और जो भी आपको चाहिए सामान. ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर क्लास. आज का टॉपिक है व्हाई मोर ऑफ गुड्स इज परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइस फॉल, और व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड. हम एक कंज्यूमर ज़्यादा गुड को क्यों खरीदता है, गुड्स की डिमांड को क्यों इंक्रीज कर देता है जब उसकी प्राइसेस कम हो जाती है. या फिर इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है. पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, आप पानी पूरी के ठेले पे जाते हो, राइट. वहाँ पे जाते हो और आपको बहुत मन कर रहा होता है कि यार आज तो मैं 50 रुपये की पानी पूरी खाऊंगा या 100 रुपये की पानी पूरी खाऊंगा, ऐसा मन होता है. तो हम लोग क्या सोचते हैं, आज 100 रुपये की पानी पूरी खा के आएंगे. आप क्या करते हैं, उसको बोलते हैं, आपके जैसे हाथ में प्लेट वो पकड़ाता है तो आपके मुंह में पानी आता है कि ओके मुझे तो 100 क्या मैं तो 200 की भी खा सकता हूँ, ऐसा होता है. तो आपने पहला गोलगप्पा खाया, पहला पानी पूरी खाया, बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, बहुत अच्छा लगा. ठीक है, फिर बोले भैया और दो, जल्दी जल्दी तुम. आपने दूसरा खाया, आपने तीसरा खाया, चौथा खाया, पांचवा खाया, छठा खाया, सातवां खाया, 20 खा लिए. ठीक है, अभी 40 रुपीज के हो गए, 20 खा लिए आपने. तो अब क्या हुआ है, धीरे धीरे जब आप उसे जैसे जैसे आप एक एक यूनिट बढ़ा रहे हो ना, तो उसकी जो यूटिलिटी है वो खत्म हो जा रही है. अब आप जब लास्ट वाला खाओगे ना, बहुत जोर जबरदस्ती से खाते हो. ठीक है, तो आपने अगर बहुत ज़्यादा खा लिया और अब आपका जब एंडिंग पॉइंट आ गया है, तो अब आपको क्या होता है कि आपने उसे पहले एडवांस दे दिया है. सपोज गोलगप्पे वाले को पहले एडवांस दे दिया, भाई 200 रुपये के तो आज बना के दे भैया. तो आपने क्या किया, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो. पहले में बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, बहुत यूटिलिटी मिली, दूसरे पे कम, फिर तीसरे पे कम, ऐसे ऐसे करते करते जो यूटिलिटी है जो पानी पूरी से आपको मिल रही है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. एक पॉइंट ऐसा आएगा, 100 रुपये के गोलगप्पे खाने के बाद आपको बोलेगा भैया रहने दो, आप मेरे 100 रुपये वापस दे दो, मैं नहीं खा सकता और, है ना. कहते हैं ना अति हर चीज़ की खराब है, वही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग एक कंज्यूमर पहले जब कोई चीज़ कंज्यूम करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, तो उसका सेटिस्फैक्शन वो हाई लेवल पे होता है, उसको वो बहुत ज़्यादा मार्क्स देता है. फिर धीरे धीरे जैसे कंजम्पशन हमारा इंक्रीज होता है प्रोडक्ट्स को लेके, देन क्या होता है, उसकी जो यूटिलिटी है, जो कंजम्पशन का जो सेटिस्फैक्शन है वो रिड्यूस होता रहता है. तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होता है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल मतलब एडिशनल, एक और प्रोडक्ट, जैसे आपने 10 पानी पूरी खाए तो 11th पानी पूरी खाने पर जो यूटिलिटी मिलेगी, व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी इज सेटिस्फैक्शन हियर.
व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज सेटिस्फैक्शन। सो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो कम होता जाएगा हर सक्सेसिव यूनिट पर, हर एक यूनिट पर आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो डिमिनिश होगा, वो कम होता जाएगा। सो अकॉर्डिंगली फॉर एवरी एडिशनल यूनिट टू बी परचेज, सो जैसे हम एक और एडिशनल यूनिट परचेज करते हैं, द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस एंड लेस प्राइस। सो जैसे हम एक और यूनिट, जैसे आपको बोला कि और खाइए ना, 10 रुपये और दीजिए और खाइए, आप नहीं खाओगे, आप पैसा नहीं देना चाहोगे क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल वो कम हो गया है अब, या फिर ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको और देगा वो, तो आप मना करोगे कि नहीं नहीं अब मैं नहीं खा सकता, मेरी कैपेसिटी ख़त्म होता है। तो हर एक एडिशनल यूनिट पे जो कंज्यूमर है अब वो कम प्राइस पे करना चाहेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो जब भी हमारी प्राइसेस फॉल होती हैं तो हमारी डिमांड इंक्रीज होती है, या फिर जब प्राइसेस राइज होती है तो हमारी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। दूसरा कारण, एक तो ये हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस वजह से जो डिमांड कर्व है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। ये कैसे होता है, पहले हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं और क्या चीज़ है। इनकम इफेक्ट के कारण, इनकम इफेक्ट मतलब होता है कि जैसे प्राइसेस फॉल होती हैं तो रियल इनकम इंक्रीज होती है। ये कैसे होता है, देखिए, अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर कमोडिटी एक्सपैंड्स। जब हमारी प्राइसेस फॉल हुई, रियल इनकम मतलब जैसे आपने क्या किया था, पहले आप कोई चीज़, आपकी इनकम थी 10,000 रुपीज़, कितनी थी? 10,000 रुपीज़ थी। तो अब आप किसी चीज़ की प्राइस कम हो गई है, ठीक है, बट आपकी इनकम तो उतनी की उतनी है ना, प्राइसेस कम हो गई तो मतलब आप और ज़्यादा खरीद पा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपकी इनकम थी यहाँ पे 10,000, इनकम है आपकी 10,000 रुपीज़ पर मंथ। अब कोई चीज़ है जो आप फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स लेके आते हो, ठीक है, आपको एप्पल खाने की आदत है, आप फ्रूट्स लेके आते हो, तो फ्रूट्स की जो कीमतें हैं वो कम हो गई है। पहले 100 रुपीज़ केजी मिलते थे, अब मिल रहे हैं वो 90 रुपीज़ केजी। तो हमारी कीमत कम होने की वजह से इनकम तो उतनी है, इनकम कांस्टेंट है, बट हमारी रियल इनकम बढ़ गई है। रियल इनकम कैसे बढ़ी, अब हमें कम प्राइस, मतलब प्राइस कम हो गई तो हमारी जो सेविंग थी वो बच गई, ठीक है। इसीलिए हम लोग हमारी डिमांड को भी एक्सपैंड कर देते हैं, क्योंकि हमारी रियल इनकम और ज़्यादा सेव हो रही है तो हम लोग उसको डिमांड को भी एक्सपैंड कर देते हैं। फिर आता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। क्या आता है? सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन वर्ड से तो आप समझते हैं व्हाट इज सब्सटीट्यूशन। इट रेफर्स टू सब्सटीट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर। एक कमोडिटी की बजाय हम दूसरी कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं जब वो चीज़ सस्ती हो जाती है। इसका हमने एग्जाम्पल पढ़ा था टी एंड कॉफ़ी, राइट। मतलब टी की प्राइसेस कम हो रही है, टी की प्राइसेस कम हो रही है तो हम कॉफ़ी की डिमांड को कम कर देते हैं, करते हैं ना। हम क्यों कॉफ़ी पियेंगे, हम टी को पियेंगे, हम ताज वाली चाय पियेंगे। सो इट रेफर्स टू सब्सटीट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। जब वो चीप हो जाती है कोई चीज़, सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस चीप हो जाती है, तब हम दूसरी जो प्राइस है उसकी डिमांड को हम कम कर देते हैं। Thus, when own price of the commodity, यहाँ पे मैं own price ले रही हूँ टी की प्राइस को, x है टी, ठीक है। सो टी की प्राइसेस अगर कम हो गई है तो वो अब सस्ती मिलने लग जाएगी, वो चीप हो जाएगी मार्केट में। सो किस कमोडिटी से? कॉफ़ी से जब हम कंपेयर करेंगे तो टी की प्राइस तो कम हो जाएगी, इसीलिए हम टी को पीने लगेंगे इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी। सो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? एक्सपैंड हो जाएगी, क्योंकि ये कौन सा इफेक्ट आ गया? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आ गया। पहले वाले केस में था इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो इन रीजंस की वजह से जो हम प्राइस जब कम होती है तो हम ज़्यादा परचेज करने लगते हैं। कौन से रीज़न है? एक तो हो गई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या होता है? रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है कंज्यूमर की। रियल इनकम कैसे? प्राइसेस कम हो रही है तो इनकम तो उतनी है, तो इनकम उतनी है तो बाकी बचा हुआ जो पैसा है, जैसे सपोज ये हर मंथ 2,000 रुपये के खाता था एप्पल्स, ठीक है, 2,000 रुपीज़ के ये एप्पल्स खाता था, 2,000 रुपीज़ के ये एप्पल्स परचेज करता था, ठीक है। अब क्या हुआ? 2,000 में से अब इसको यहाँ पे देखिए 100 इंटू 20 किलोज पर मंथ या 2 मंथ्स का इसका बजट था कि मैं इतने किलो
डेली खाऊंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी इनकम बच जाएगी ना, क्योंकि प्राइस कम हो गए, तो अब ये खा तो उतना ही रहा है, लेकिन इसकी रियल इनकम सेव हो जाएगी। तो वो जो सेव्ड इनकम है, उस वजह से क्या होगा, वो सेव्ड इनकम को कहीं और पे एक्सपेंड करेगा, तो डिमांड करेगा वो ज़्यादा और, ठीक है। तो जब इनकम इफेक्ट के कारण भी प्राइसेस जब कम हो जाएंगी तो रियल इनकम इंक्रीज होगी, और रियल इनकम इंक्रीज होने के कारण जो कमोडिटी की डिमांड है वो भी एक्सपैंड हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट क्या है, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। तो जब प्राइसेस फॉल हो जाती हैं, जब किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस फॉल हो जाती हैं तो उसके बायर्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि बायर्स अब अफोर्ड कर पा रहे हैं कुछ चीज़ को खरीदने का, है ना। ऐसा होता है, आपने जनरल लाइफ में देखा है कि सपोज किसी मोबाइल फ़ोन की जो कीमतें हैं वो कम हो गई है, प्राइसेस कम हो गई हैं, तो अब हर कोई उस चीज़ को अफोर्ड कर पा रहा है, तो उसकी डिमांड भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, मैनी मोर बायर्स कैन अफोर्ड टू बाय इट। अब हर कोई इसे खरीद पा रहा है, इसीलिए डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्सपैंड, इसीलिए डिमांड इंक्रीज हो गई, है ना। डिफरेंट यूजेस की बात करें, सो अ गुड में हैव सेवरल यूजेस। एक गुड्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं। मिल्क को आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, मिल्क को आप कर्ड बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, बटर बनाते हैं। सो अगर सपोज मैं ये बोलती हूँ कि मिल्क की प्राइसेस रिड्यूस हो गई हैं, पहले आप 2 लीटर्स ऑफ जो मिल्क है वो घर पे लेके आते थे, तो प्राइसेस रिड्यूस हो जाती है ना, तो हम 3 लीटर्स लेके आएंगे, हम सोचेंगे हम और कर्ड जमाएंगे, हम और चीज़ बनाएंगे, हम कस्टर्ड बना के खाएंगे, तो हमारे क्या हो गए, डिमांड ऑफ मिल्क एक्सपैंड हो जाएगी इस वजह से, ठीक है। सो जब भी ध्यान रखो, कभी भी जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी गिरती है तो कस्टमर के पास, अगर हम यूजेस की बात करें तो बहुत सारे यूजेस होंगे ना अगर किसी प्रोडक्ट के, तो वो डिमांड अपने आप एक्सपैंड कर देगा, क्योंकि प्राइस क्या हुई, कम हुई, और हमें पता है इस प्रोडक्ट के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, तो हम ऑल्टरनेटिव उसके बढ़ा देंगे, तो हम उस प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें कम प्राइसेस पर बहुत सारे यूजेस मिलेंगे उसके, है ना। साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप में क्या हुआ, जब प्राइसेस कम हुई किसी प्रोडक्ट की, तो बहुत सारे बायर्स हैं वो उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाएंगे। अब अफोर्ड कर पाएंगे तो अब क्या होगा, उसकी ऑटोमेटिकली जो डिमांड है कमोडिटी की वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे गोल्ड के प्राइसेस हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, गोल्ड के प्राइसेस एक्सट्रीमली कम हो जाते हैं, तो क्या होंगे, अब हर कोई खरीद पाएगा, तो मार्केट में जो उसकी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। इसी वजह से, इन कारणों की वजह से, जो 5 रीजंस हैं, इनकी वजह से जब भी प्राइस फॉल होती है तो हम ज़्यादा खरीदते हैं। अगर आपसे पूछे क्या क्या रीजंस है, वो पहला मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि अब उससे आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर चुके हो, तो जब प्राइसेस उसकी कम हो जाएंगी तो आप उसको उसके बदले में लेस प्राइस आप पे करना चाहेंगे। दूसरा क्या बताया था मैंने, इनकम इफेक्ट के कारण। सो जब भी प्राइसेस फॉल होती हैं तो रियल इनकम क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और इस वजह से जो कंज्यूमर है वो अपनी डिमांड को भी एक्सपैंड कर देता है, क्योंकि उसकी इनकम बच रही है, वो उस बची हुई इनकम से और डिमांड करेगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मैंने आपको बताया कि मतलब अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो उसकी जो डिमांड है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी, तो हम लोग किसको खरीदेंगे, हम लोग जो मेन प्रोडक्ट है उसको और ज़्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि टी की अगर प्राइस कम हो गई, आप ताज वाली टी पीते थे, ताज वालों ने सोचा कि हम इसकी प्राइस कम कर देते हैं, प्राइस कम की, तो आप टी को और ज़्यादा खरीदोगे ना, उस सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी को तो हटा ही दोगे। पहले आप दिन में एक चाय एक कॉफ़ी पीते थे, अब टी की प्राइस कम हुई तो आप दिन में 2 बार पियोगे, आप कॉफ़ी को हटा ही दोगे, ठीक है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फिर हमने क्या पढ़ा, साइज ऑफ कंज्यूमर गुड्स और डिफरेंट यूजेस। अगर कंज्यूमर ग्रुप इंक्रीज हो जाता है, प्राइसेस कम होने के कारण कंज्यूमर ग्रुप इंक्रीज हो जाता है, और अगर एक प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस हैं तो इस वजह से भी जब भी प्राइसेस कम होंगी तो हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग और भी ज़्यादा यूजेस उसके प्रोडक्ट के करेंगे, इसलिए हम लोग डिमांड भी इंक्रीज कर देंगे। सो इन कॉन्सेप्ट की वजह से जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड का। ऑलराइट, अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक विच इज मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सो आप लोग पहले अपनी नोटबुक में डिमांड कर्व बनाइए, किस तरह से बनता है।
डिमांड कर्व किस तरह से प्रिपेयर होता है, पहले हम बनाते हैं एक्स एक्सिस और हम बनाते हैं वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब डिमांड कर्व है वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है एंड इट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। कहां से मूव होता है ये होता है राइट टू लेफ्ट, इस तरह से, ठीक है। फ्रॉम डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, तो ये नीचे से फिर ऊपर जाएगा। अब क्या हो रहा है, अब हमें पढ़ना है जो आज का टॉपिक है वो है मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में कैसे मूवमेंट होता है और कैसे शिफ्ट होता है। दो चीजें हैं, एक है मूवमेंट, एक है शिफ्ट। ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये लगभग सेम लग रहे हैं आपको, मूवमेंट मतलब शिफ्ट होना, बट इनमें एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। वो क्या है, that we will study. So movement along the demand curve refers to extension or contraction of demand. मूवमेंट की बात आती है तब आती है दो चीज़ों की बात। मूवमेंट क्या होता है, या तो एक्सटेंशन होना या कॉन्ट्रैक्शन होना, समझ आया। मूवमेंट मीन्स एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। नाउ एक्सटेंशन का मतलब सीखते हैं। व्हाट इज एक्सटेंशन? So extension, if demand occurs when quantity demanded increases in response to fall in own price of the commodity. Very simple thing. When price of commodity falls, जब price decrease हो रही है तो quantity demanded increase हो रही है, ये हमें तो पता है, ठीक है। quantity demanded increase हो रही है, so इसी को बोलते हैं हम extension of demand। प्राइस कम होने के कारण जब क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब मैं बात करती हूँ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड? इट ऑकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू राइज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब वर्ड देखिए, ओन प्राइस, ओन प्राइस, उस प्रोडक्ट की खुद की प्राइस, अदर फैक्टर्स को नहीं ले रहे हैं। अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, उनको नहीं ले रहे, हम सिर्फ ले रहे हैं ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से। अगर फॉल इन प्राइस हो रहा है और क्वांटिटी एक्सपैंड हो रही है तो वो कहलाता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मीन्स जब प्राइस राइज हो रही है, प्राइस देखिए यहाँ पे, प्राइस राइज हो रही है और क्वांटिटी क्या हो रही है, डिमांडेड कम हो रही है, तब वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो अगर आपको डाउट आए कि मैं कैसे समझूंगा कि एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में कंफ्यूजन होगा, तो हम यहाँ देख रहे हैं किसकी चीज पहले बदल क्या रही है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड इंक्रीज, एक्सटेंड मतलब क्या होता है, डिमांड का बढ़ना। डिमांड कब बढ़ती है, जब प्राइस गिरती है। तो इस तरह से याद कीजिए कि जब प्राइस गिरी तब डिमांड बढ़ती है, तो मतलब ये एक्सटेंशन है। और डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कब होती है, डिमांड कब कम होती है, डिमांड कम कब होगी, जब प्राइसेस राइज होंगे, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल रूल पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड का। वो क्या कहता है कि जब कीमतें बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस होती है, और जब कीमतें रिड्यूस होती है तब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। सो ये होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। किस तरह से मूवमेंट होता है? पहला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब हमने पढ़ा मूवमेंट में क्या होता है, हमने पढ़ा दो होते हैं, एक तो होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये मूवमेंट की बात हो रही है, ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है। सो मूव में क्या होता है, क्या चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, ठीक है। अब ये दो तरह से हो सकती है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। हाउ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज caused by decrease in own price of the commodity। एक्सटेंशन होता है जब हम own price of the commodity reduce कर देते हैं, decrease कर देते हैं। मैंने बताया, मुझे बताओ, एक्सटेंशन मतलब डिमांड इंक्रीज, एक्सटेंशन मतलब डिमांड इंक्रीज, तो कब होगी,
जब प्राइस अपोजिट जाएगी, प्राइस रिड्यूस होगी। तो देखिए यही लिखा है, कॉज बाय डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन की। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड का कम होना। डिमांड कब होगी? जब प्राइस इंक्रीज होगी, ऑपोजिट जाएगी। सो कॉज बाय इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अब हम बात करते हैं शिफ्ट्स की। मूवमेंट हमने समझ लिया, मूवमेंट में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता था। शिफ्ट में क्या होता है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व में होता है चेंज इन डिमांड, डिमांड बदलती है, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, चेंज इन डिमांड। सो यहाँ पे दो केस होते हैं, या तो होता है डिक्रीज इन डिमांड या होता है इंक्रीज इन डिमांड। मूवमेंट में क्या होता था? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। शिफ्ट में होता है डिक्रीज इन डिमांड या इंक्रीज इन डिमांड। अब मुझे बताओ, डिक्रीज होता है ना तब बैकवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में। डिक्रीज इन डिमांड में बैकवर्ड शिफ्ट होता है, जो कि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। लेफ्ट मतलब आपका जो ये लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है? फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ शिफ्ट होगा डिमांड कर्व, ठीक है, राइट की तरफ शिफ्ट होगा। समझ आई बात? शिफ्ट में दो तरह के शिफ्ट होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। Caused by change in other factors other than own price of the commodity। मुझे बताओ, क्या यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी लेना है? यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रखनी है, प्राइस को चेंज नहीं करना। तो किसे चेंज करना है? हमें अदर फैक्टर्स को चेंज करना है। किसे करना है? अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, प्राइस चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरह का जो शिफ्ट कहलाता है वो कहलाता है इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड किस तरह से प्रिपेयर होता है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक टेबल ड्रॉ की है कि एक्सटेंशन को समझने के लिए, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में देखिए, एग्जांपल देखिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा? मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट और शिफ्ट पढ़ा। मूवमेंट में दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सो हम बात कर रहे हैं एक्सटेंशन, मतलब डिमांड बढ़ रही है। डिमांड कब बढ़ती है? जब प्राइस कम होती है ना। ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखा। सो देखिए, प्राइस यहाँ पे थी 5, यहाँ थी 1। क्वांटिटी पहले आप 1 खरीद रहे हो तो आप डिमांड इंक्रीज कर रहे हो। सो इसका देखो, फॉल इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस कम हुई तो मैंने क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज किया, ये होता है एक्सटेंशन। ये किस कारण से हुआ? प्राइस कम होने के कारण से। नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मतलब यहाँ पे लिख दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिमांड का कम होना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम होना। तो प्राइस ये कब हुआ होगा? जब प्राइस इंक्रीज हुई होगी। ऑपोजिट चलता है ना लॉ ऑफ डिमांड। सो प्राइस को इंक्रीज करना है तो पहले हमने क्या किया, जब प्राइस 5 थी तब हम 1 खरीद रहे थे, और अब 1 हो गई तो हम 5 खरीद रहे हैं, इस तरह से। यहाँ पे इसको ऑपोजिट कर दीजिए, गलत है। जब प्राइस 1 थी तो 5, और यहाँ कर दीजिए 5 और 1। तो जब प्राइस 1 थी तो हम 5 यूनिट खरीद रहे थे। अब क्या हुई? प्राइसेस राइज हुई तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। सो ये क्या हुआ? राइज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्यों? बिकॉज राइज इन ओन प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? मूवमेंट अलोंग अ शिफ्ट और डिमांड कर्व। अब बात करते हैं मूवमेंट और शिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है। सो इसमें क्या होता है? मूवमेंट में हम लोग करते हैं ऐसी सिचुएशन की बात जहाँ पे जो चेंज इन डिमांड है वो रिलेटेड है ओन प्राइस ऑफ चेंज से, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्राइस चेंज होती है। क्या चेंज होती है? प्राइस चेंज होती है, तो वहाँ होता है मूवमेंट। मूवमेंट दो तरह का होता है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आर अज्यूम्ड एज कांस्टेंट। यहाँ पे अदर प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं उन्हें हम कांस्टेंट रखते हैं। शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन चेंज इन डिमांड इज रिलेटेड टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। शिफ्ट में हम लोग प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं, प्राइस इज कांस्टेंट हियर, एंड अदर थिंग्स चेंज, दूसरी चीजें हैं वो चेंज होती है, अदर थिंग्स चेंज। दोनों में डिफरेंस समझ आया? स्लाइड सा डिफरेंस है। मूवमेंट में होती है प्राइस चेंज, प्राइस चेंज की वजह से एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है। शिफ्ट में
क्या होता है, शिफ्ट में होता है प्राइस कांस्टेंट रहती है बट अदर थिंग्स चेंज। तो शिफ्ट में दो तरह के शिफ्ट होते हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट। और जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, दो मूवमेंट होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अदर डिटर्मिनेंट्स को रखते हैं कांस्टेंट, और जब हम शिफ्ट की बात करते हैं तो क्या कांस्टेंट रहेगा, ओन प्राइस कांस्टेंट रहेगा, अदर थिंग्स चेंज होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें पहले क्या समझना पड़ेगा, हमने मूवमेंट और वो तो समझ लिया है, हमने मूवमेंट और शिफ्ट तो समझ लिया है। ठीक है, कि एक मूवमेंट में क्या होता है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, शिफ्ट में क्या होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होता है। बट ये टॉपिक्स हम लोग अब चैप्टर नंबर 4 में करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें ये जो इलास्टिसिटी वाला है ये डिटेल में जो चीज़ है। ऑलराइट, सो आप लोग यहाँ तक अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। सो ये जो डिमांड वाला चैप्टर है ना, ये आपका कंप्लीट होता है। सो इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी in the comment section and we'll meet in another class. Till then, keep studying and all the best.